जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारी एसएसबीज होती हैं उसके अंदर हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए ताकि हम एटलीस्ट स्क्रीन इन हो जाएं और जो 5 दिन का प्रोसेस है उसे हम एक्सपीरियंस कर पाएं। तो इस वीडियो के अंदर जो भी हम बात करेंगे वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात होगी कि जो भी मैंने पर्सनली जो चीज़ें मैंने टेक्निक अप्लाई करी थी जिसकी वजह से मैं स्क्रीन इन हो पाया अपने एसएसबी के अंदर, उस अप्रोच के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा जो कि पूरी की पूरी प्रैक्टिकल होगी। कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान, और कुछ मिथ्स के बारे में भी हम बात करेंगे एसएसबी के अंदर जो कि कोचिंग सेंटर और अलग अलग यूट्यूबर्स ने फैला रखी है, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। तो इस वीडियो के अंदर हम पहले तो प्रोसेस जानेंगे कि हमारा जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है वो बेसिकली कैसे होता है और कितना टाइम हमें क्या चीज़ करने के लिए मिलता है, नरेशन करने के लिए कितना टाइम मिलता है, डिस्कशन करने के लिए कितना टाइम मिलता है, और उसके बाद हम अपनी अप्रोच जानेंगे कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़े। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा एसएसबी होता है हमारा 2 स्टेजेस पे होता है। सबसे पहला हमारा स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 में हमारा जो होता है स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के अंदर हमारा OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो होती है वो होता है, जिसके अंदर हमारे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 2 सेट के अंदर ये पेपर होता है, OIR 1 और OIR 2, 50-50 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। और इसके बाद हमारा क्या होता है, PPDT होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो बच्चे स्क्रीन नहीं होते हैं वो हमारे स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो वहीं से गेट से अपना बाहर उन्हें भेज दिया जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह करा के। ठीक है, तो स्टेज 2 के अंदर जो बच्चे आते हैं फिर उनका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, इंटरव्यू टेस्ट होता है, ग्राउंड टास्क होता है, कॉन्फ्रेंस होता है लास्ट के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं 5 या 6 वो अपना एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टेज 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्टेज 1 के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप एटलीस्ट स्क्रीन इन हो जाओ और ये जो स्टेज 2 है इसके अंदर एंटर कर पाओ। तो देखो, सबसे पहले हम प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होता है स्टेज 1 के अंदर। जैसे ही आप एसएसबी सेंटर के अंदर घुसते हो तो आपका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो देखो आपका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका जो कॉल लेटर हो गया ये। उसके बाद आपको जो है ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया जाता है क्योंकि सुबह का टाइम होता है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। चेस्ट नंबर अलॉट होने के बाद आपका क्या होगा, आपको एक बड़े से हॉल में बिठा दिया जाएगा और वहाँ पे आपका OIR टेस्ट होगा। ठीक है, OIR टेस्ट होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रीजनिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो OIR टेस्ट होगा ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 सेट के अंदर होता है। ठीक है, 2 सेट के अंदर होता है जिसमें हमारे 50-50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के बेसिकली होते हैं। तो ये आपको करना है। उसके बाद जो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता दोस्तों, तो जो भी आप करोगे अगर आता है तो भी करो, नहीं आता तो भी करो। ठीक है, अब OIR के बाद हमारा जो होता है वो PPDT होता है। अब PPDT के अंदर हमारा 3 स्टेजेस में हम एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा परसेप्शन एंड राइटिंग होता है, जिसमें हमें 30 सेकंड मिलते हैं कोई भी इमेज को ऑब्जर्व करने के, और उसके ऊपर फिर 30 सेकंड बाद 3 से 4 मिनट मिलते हैं उसे उसके ऊपर स्टोरी लिखने के। इसके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। फिर नरेशन जो होता है हमारा, जो भी हमने स्टोरी लिखी है खड़े होकर हमें बैठे बैठे हमें नरेट करना होता है अपनी स्टोरी को 1 मिनट के अंदर। और फिर हमारा जो है ग्रुप डिस्कशन होता है जिसके अंदर हम कॉमन स्टोरी बताते हैं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा OIR होता है ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं जो मैंने इंटरनेट से उठाए हैं जो हमारे OIR के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इसकी जो है डेडिकेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। एक सिंपल चीज़ होती है बट लोग क्या करते हैं, इसे इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। तो उन्हें जो स्क्रीनिंग होता है और जो आखिरी का जो रिकमेंडेशन प्रोसेस होता है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि OIR जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स के द्वारा ये चीज़ अफवाह फैलाई जाती है कि जो OIR है वो मैटर नहीं करता और लोग वो देखते नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो भी SSB के अंदर हमें कराई जा रही है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वरना वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं इतना। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं बोर्ड के। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ मैटर करती है, कोई भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं करो। जो चीज़ आपके हाथ में है उसे तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है SSB जैसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ के अंदर। तो आपके हाथ में OIR बिल्कुल है, आप जो है प्रैक्टिस करो इसके डेडिकेटेड। यूट्यूब पे इसमें काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स ने OIR जो है वो करा रखा है, और जो है इसकी बुकलेट्स भी आती हैं मार्केट में, तो वो भी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, जैसे ये डाइस वाले क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं OIR के अंदर, इसलिए मैंने डाल रखे हैं। खासतौर से अगर आप FCAT के थ्रू जाओगे या फिर AFSB के अंदर जाओगे तो जो उसके अंदर आपकी जो OIR होंगी उसमें ये डाइस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होंगे। फिर ये फिगर वाले होंगे हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, फिर ये ऐसे नंबर वाले होंगे, मिसिंग नंबर होंगे, सीरीज से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे होंगे। इसका आपको कुछ नहीं करना, डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी है, लेकिन करनी ज़रूर है। आपको इग्नोर नहीं करना कि ये तो मैं कर ही लूँगा। ठीक है, तो OIR तो आपको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे हम उसके बाद हमारा क्या होगा, जैसे आपको OIR हो गया तो आपको इस तरह के कुछ हॉल में बिठा दिया जाएगा। इस तरह के हॉल में बिठाने के बाद आपका क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्टर स्क्रीन आप देख रहे हो, इस प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आपको कोई भी पिक्चर दिखाई जाएगी। ठीक है, कोई भी इमेज दिखाई जाएगी जो कि 30 सेकंड के लिए फ्लैश करेगी, केवल 30 सेकंड्स के लिए फ्लैश करेगी। अब इसके बाद क्या होगा, 30 सेकंड्स में आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है वो इमेज को ऑब्जर्व करना है, उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना है, मेन कैरेक्टर क्या है वो देखना है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो देखना है, गाँव का सीन है, शहर का सीन है। ठीक है, 30 सेकंड्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। जैसे ही आप 30 सेकंड्स खत्म होंगे वो जो पिक्चर है स्क्रीन से हट जाएगी। ठीक है, एक बार हट गई फिर आपको जो है 3 से 4 मिनट मिलेगा लिखने के लिए, उस पिक्चर पर स्टोरी लिखने के लिए। ठीक है, तो पिक्चर को हटते ही आपको तुरंत अपना लिखना स्टार्ट कर देना है स्टोरी को। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट आपको इस चीज़ के लिए मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस।
उसके बाद आपका एक बार आपने लिख लिया, उसके बाद क्या होगा, फिर आपको जो ग्रुप्स के अंदर बुलाया जाएगा अंदर, ठीक है। तो आपका ग्रुप डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर कि किसी का 8 होता है, किसी का 7 का ग्रुप होता है, किसी का 6 का ग्रुप होता है, किसी का 10 का ग्रुप होता है। तो आपका जो ग्रुप है चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से बिठा दिया जाएगा। इस तरह का जो हॉल होगा बिल्कुल ऐसा ही सेटअप होगा, जहाँ पे आपके यहाँ पे जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स वगैरह ये सब होंगे, ठीक है। और जो है आप ऐसे सेमी सर्कल में ऐसे आर्क टाइप में बैठोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने स्टोरी लिखी थी इस वाले स्टेज के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे आप एक एक करके जो ऑफिसर हैं यहाँ पे या तो क्लॉकवाइज आपको बुला सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक एक करके सबको अपनी अपनी स्टोरी जो है नरेट करनी होती है। और जो अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है वो 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। तो मतलब जैसे ये बंदा नरेट करेगा तो 1 मिनट के अंदर उसे कंक्लूड कर देनी है। फिर जैसे ये बंदा खत्म कर देगा बोलना तो तुरंत सेकंड बंदा जो है वो स्टार्ट कर देगा अपनी स्टोरी कि माई स्टोरी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई स्टोरी इज दिस ऐसे करके जो भी अपना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे खत्म होगा। और जैसे ये चीज़ हमारी खत्म होगी, यहाँ तक जैसे ही इसने कंप्लीट करी अपनी स्टोरी, तुरंत अपना जो है ग्रुप डिस्कशन जो है स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक कॉमन स्टोरी बनाते हैं, एक कॉमन स्टोरी बताते हैं। और इस चीज़ के लिए 10 मिनट दिया जाता है। तो 10 मिनट दिया जाता है पूरे ग्रुप के लिए, ताकि वो एक कॉमन स्टोरी बनाए उस गिवन पिक्चर पे। जैसे ही 10 मिनट खत्म होते हैं तो जो है ऑफिसर जो है स्टॉप कर देता है ग्रुप डिस्कशन। और उसके बाद किसी भी एक बंदे को कहता है कि आप लोग आपस में कोई भी एक बंदे को नॉमिनेट करो, जो कि एक पूरी जो स्टोरी है आपने कॉमन जो बनाई है कलेक्टिव स्टोरी, उसे वो 1 मिनट के अंदर नरेट करेगा, ठीक है। तो वो बंदा फिर खड़े होकर नरेट करता है पूरी स्टोरी इनको, अपने ऑफिसर्स को। और उसके बाद जो हमारा स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हमने बात करा पूरा का पूरा प्रोसेस के बारे में, जिसमें से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जिसमें आपका है OIR होगा जाते ही, ठीक है। OIR में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपका क्या होगा, ये PPDT टेक्स्ट होगा, जिसमें आपको सबसे पहले एक हॉल के अंदर बिठा के सबको आपको जो पिक्चर दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाने के बाद आपको क्या होगा कि इस पर 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, 3 से 4 मिनट के लिए आपको लिखना है। 3 से 4 मिनट के अंदर आपको जो स्टोरी जो है अपनी कंप्लीट करके रख देनी है। उसके बाद आपको ऐसे ग्रुप के अंदर बिठाया जाएगा, उसमें आपको नरेट करना है और फिर ग्रुप डिस्कशन करना है, कॉमन स्टोरी बनानी है, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस होगा SSB में अपना स्क्रीनिंग के दौरान, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है जो ऑफिसर है वो अपना आपकी जितने भी परफॉर्मेंस है ये सारे टेस्ट के थ्रू आउट, उसके बेसिस पे जो है वो आपका ऑफिसर जो है वो आएगा और जो कुछ टेस्ट नंबर्स के नाम अनाउंस करेगा, जो टेस्ट नंबर अनाउंस करेगा। और फिर जो है वो बंदे स्क्रीनिंग हो जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो अपना बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो बंदे स्क्रीनिंग हो जाते हैं फिर वो अंदर आके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी प्रोसेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इस चीज़ के बारे में अंदर प्रिपेयर कैसे करें हम, ताकि जो है हम स्क्रीनिंग हो सकें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाउ टू गेट स्क्रीनिंग। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले वाले स्टेज के अंदर, जिसके अंदर आपको हॉल के अंदर बिठाया जाता है और 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाती है, तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बेयर मिनिमम में आपको होना ही चाहिए। तो आपको देखो इस टाइप की पिक्चरें दिखाई जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला जो बंदा है, फिर यहाँ पे देख सकते हो बंदा डूब रहा है, फिर यहाँ पे देख सकते हो कुछ लोग ताश खेल रहे हैं या सिगरेट पी रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की कोई भी पिक्चर रैंडम आपको दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि जो भी आपको पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आपको कोई भी लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। 30 सेकंड के अंदर आपको जो पिक्चर है उसको अच्छे से परसीव करनी है, ठीक है। तो परसीव इट प्रॉपरली। बहुत लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखते नहीं है, जैसे ही कोई भी पिक्चर देखते हैं बस उसका 2-3 कैरेक्टर ही देखते हैं और बस अपना फिर जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो पिक्चर है उसे अच्छे से परसीव करना है। अच्छे से परसीव करने का मतलब मेरा क्या है और इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसके ऊपर बात करता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला पिक्चर लो, तो इस वाले पिक्चर में देखो अगर बात करो तो अगर आप अच्छे से परसीव करोगे, कोई भी बंदा अच्छे से परसीव करेगा इस पिक्चर को, तो देखो उसे मेन कैरेक्टर साफ दिख रहा है। जो मेन कैरेक्टर है वो आराम से ये दिख रहा है क्योंकि ये बंदा एक्शन में कुछ समझा रहा है गांव वालों को, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया, देखो हट है यहाँ पे ट्री है, तो ये गाँव का एरिया है, ठीक है, अर्बन का एरिया तो नहीं है। क्योंकि जैसे हमारा देखो इस टेस्ट का ही क्या नाम है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो जो आपका परसेप्शन है, जो आप पिक्चर देख रहे हो वो आप कितने अच्छे से परसीव कर पा रहे हो, क्योंकि जो पिक्चर्स होती है हमारी ज़्यादातर धुंधली होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी जो पिक्चर है, आपका जो IQ है यहाँ पे बेसिकली वो भी काम आता है, क्योंकि आप कितने अच्छे से और कितने एक्यूरेटली जो है पिक्चर जो बोल रहा है, पिक्चर जो कैरेक्टर शो करना चाह रहा है वो अपना कितने अच्छे से परसीव कर पा रहे हो। तो ये इस पर आपको फोकस करना है। तो इसलिए आपको पिक्चर जो है 30 सेकंड तक आराम से देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ से देखो आपको पूरा आपको जो है थोड़ा बहुत आपको सिंटैक्स मिल गया पिक्चर का कि ये भैया एक रूरल एरिया है, यहाँ पे कोई ऑफिसर आया, कोई भी बंदा आया जो कि मेन कैरेक्टर है, कुछ गांव वालों को अवेयरनेस दे रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा पता चल गया। तो यहाँ पे देखो आपका एक्शन भी फिर जो है आपका एक तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे बंदा ये जो बंदा है कुछ ना कुछ कर रहा है इस विलेज वाले लोगों के साथ। और जो बैकग्राउंड है यहाँ से आपको पता चल जाएगा भैया थीम क्या है इस पूरे इसकी, ये अर्बन चीज़ है या फिर हमारा जो है रूरल चीज़ है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी हमारा यही चीज़, जैसे हमने पिक्चर देखी तो यहाँ पे देखो एक बंदा डूब रहा है और यहाँ पे बंदा हमारा जो है खड़ा है। अब देखो कुछ जो कोचिंग सेंटर्स हैं, मतलब
और कुछ कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोचिंग करी थी अलग अलग इंस्टीट्यूट से, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये किया था कि उन्हें कोचिंग के अंदर ये रटवा दिया गया था कि भैया जो पिक्चर होती है आपको वो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को ही पॉजिटिव पिक्चर ही परसीव करनी है। ये दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर है और बहुत बड़ा, इससे स्टूपिड चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो इस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि भैया देखो, अब फॉर एग्जांपल अब मैं अगर ये वाली फ़ोटो की बात करूँ, ये वाली फ़ोटो की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, इसमें साफ दिख रहा है कि ये बंदा जो है डूब रहा है। तो इसमें आप क्या पॉजिटिव लगाओगे कि ये बंदा डूब नहीं रहा, एक्टिंग कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें लगाओगे तो ये साफ ब्लंडर है। कि इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप कोचिंग से रट के आए हो और आपका जो परसेप्शन है वो बिल्कुल पुअर है और आपका जो IQ है वो भी बिल्कुल पुअर है। आपका खुद इतना भी IQ नहीं है कि जो पानी के अंदर बंदा डूब रहा है। तो ये जो बेसिक लाइफ में हम क्या देखते हैं कि बंदा डूब ही रहा है ना, ये ऐसे थोड़ा ना देखते हैं हम कि बंदा जो है एक्टिंग कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है या नहा रहा है। ये साफ पता चल रहा है बंदे के दोनों हाथ ऊपर हैं, मुंह ऊपर है और ये डूब रहा है, और इस बंदे के हाथ में देखो कुछ रस्सी सा है तो ये बचाने की कोशिश करेगा। तो इतना तो बिल्कुल एविडेंट है। बट कुछ कोचिंग सेंटर बिल्कुल ही एस्पिरेंट्स को ऐसा मिसगाइड करते हैं कि भैया आपको जो पिक्चर है वो आपको नेगेटिव नहीं वो करनी है, परसीव नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका जो है नेगेटिव माइंडसेट दिखेगा और नेगेटिव माइंडसेट लोगों को पसंद नहीं है। भैया नेगेटिव माइंडसेट नहीं दिखेगा, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट दिखेगा कि जो चीज़ दिख रही है आपको वो चीज़ आप लिख रहे हो। ठीक है, तो इस सब चीज़ों में मत पड़ना। जो पिक्चर परसीव करा रही है वो आपको बिल्कुल डिट्टो आपको अपने दिमाग में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो भैया, मैंने जानबूझ के वाली जो कुछ नेगेटिव इमेजेस है वो लगाई थी। देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है ये लोग क्या है, इनके हाथ में देखो कुछ ताश सा है और यहाँ पे देखो कुछ पैसे वगैरह रखे हैं और ये क्या खेल रहे हैं, एक तरह से ताश या फिर कुछ गैम्बलिंग वगैरह तो कर रहे हैं। देखो इसकी मुंह में सिगरेट भी है। तो अब इसमें अब मैं कुछ और लिख दूँ कि नहीं ये कुछ और कर रहे हैं, तो मेरा परसेप्शन ही एक तरह से अपना जो ऑफिसर है वो साफ समझ जाएगा भैया इसका परसेप्शन ही पुअर है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको पिक्चर को जो है परसीव बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हो कि भैया मतलब कुछ टाइप के लोग थे वो अपना इस टाइप की एक्टिविटीज़ के अंदर लग गए थे। पर फिर जो आपका जो गार्जियन होगा, जो मेन कैरेक्टर होगा, वो फिर इस चीज़ को अवेयर करेगा कि भैया देखो इसमें बच्चे भी आ रहे हैं और इस टाइप की जो हरकतें हैं इससे जो बच्चों पे है अलग अलग गलत इफेक्ट पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति पे अलग इफेक्ट पड़ता है और जो हैबिट है उनकी भी वो ख़राब होती है। तो इस चीज़ को फिर वो अवॉइड करते हैं, फिर वो जो अपनी बुरी आदत है खुद की वो भी एलिमिनेट करके अपना फिर वो बिल्कुल सीधे साधे लोग बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है स्टोरी बनानी है। आपको जो पॉजिटिव वाली चीज़ है ना, वो पॉजिटिव अप्रोच कहाँ रखनी है, जो आपकी एंडिंग होगी, एंड हमेशा आपको पॉजिटिव नोट पे करना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा डूब रहा है तो भैया ये लास्ट में बच जाता है, ये मत कर देना कि ये बंदा डूब ही गया है। ठीक है, तो अब जो आपका एंड है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बट ये बिल्कुल ही वो गलत बात है कि जो आपकी पिक्चर है वही आपकी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे ये वाली इमेज है कि बाढ़ आई थी तो एकदम से हमारे जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस वाले जवान आए यहाँ पे, फिर लोगों को गाइड किया कि आप लोग अपने लेवल पे क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हो और क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। ठीक है, इस टाइप से। तो इस तरह से आपको जो है परसीव जो करना है, मतलब मोटा मोटा अगर मैं कंक्लूड करूँ नटशेल के अंदर, तो मेरा कहने का यही मतलब है जो मैंने सीखा है अपने SSB के अंदर, कि भैया जो आप परसीव करोगे, जो पिक्चर दिखा रही है बिल्कुल आपको वही परसीव करके लिखना है अपने स्टोरीज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये पॉइंट के अंदर ये मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि कोई भी प्रेजुडिस नहीं पालना आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का, कि भैया मेरे को अगर कोई नेगेटिव इमेज भी दिखी है तो मेरे को पॉजिटिव ही लिखना है, या फिर पॉजिटिव इमेज दिखे तो बिल्कुल पॉजिटिव ही लिखना है। तो ये प्रेजुडिस नहीं पालना आपको। जो आपका एंड रिजल्ट है, जो आपकी स्टोरी है, जो आपका वे फॉरवर्ड होगा, जब आप कंक्लूड करोगे तो आपको दिखना है कि भैया सारी प्रॉब्लम वगैरह हुई थी, सब कुछ हुआ था, बट एंड में हमने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, और जो एंड है वो हैप्पी एंडिंग देनी है। तो एंड जो है आपका वो आपका हैप्पी होना चाहिए, ना कि आप इस टाइप की जो स्टूपिड हरकतें वो करो। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अब ये हमारी इमेज दिखी, ये इमेज देखी, तो इसमें जो है वो मेन कैरेक्टर को छोड़ के जो साइड कैरेक्टर उस पर लिखते हैं। अब देखो SSB के अंदर कुछ भी गलत और सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया देखो ये कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ तो है नहीं, बट ये है कि आपका जो परसेप्शन है उस पर मैटर करता है कि देखो जो पिक्चर चीख के क्या बता रही है। सबसे बड़ा कैरेक्टर यहाँ पे देखो लेंथ में जो डायग्रामेटिकली भी यही बंदा है। ठीक है, एक्शन के अंदर भी यही बंदा है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर भी यही दिख रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि भैया ये मेन कैरेक्टर है। तो हीरो को छोड़ के आप अगर साइड कैरेक्टर के ऊपर लिखोगे स्टोरी, तो ये भी एक अच्छा एक तरह से मार्क नहीं लिखेगा ये। ठीक है, अच्छा एक इंप्रेशन नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कोशिश करना आपको कि जो भी आपकी जो इमेज है, जो भी आपका जो वो आपकी जो इमेज आई है उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसके अराउंड आपकी स्टोरी जो है रिवॉल्व करनी चाहिए। जैसे इसमें है तो मेन कैरेक्टर देखो यहाँ पे नायक कौन है, जैसे कहते हैं ना बॉलीवुड पिक्चरों में नायक है भाई, हीरो है, तो हीरो देखो ये बंदा लग रहा है भाई बचा ये रहा है। अब आप इसमें मेन कैरेक्टर ये थोड़ा ना बच सकते हो कि भाई मैं ही डूबने लग गया था, तो फिर तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपको मेन कैरेक्टर बनना है इसमें। ठीक है, आपको नायक बनना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी आपको नायक बनना है खुद को। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, इस वाले इमेजेस में भी आप क्या कर सकते हो कि देखो पूरी नेगेटिव है इसमें, या तो आप थर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि इसके अंदर है नहीं। ठीक है, या तो आप इन्हीं में से कोई बंदा इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि बाद में इस बंदे को रियलाइज़ होता है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिर वो बंदा ये सारी चीज़ें हैबिट्स छोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर पर आपको फोकस करना है। अब देखो स्टोरी बनाते समय क्या चीज़ आपको करनी है,
कोई भी स्टोरी देखो कब बनती है, हमारी बॉलीवुड स्टोरी ले लो या कोई भी स्टोरी ले लो, वो स्टोरी कब बनती है, एक हमारे जो कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर होता है, फिर हमारे एक एनवायरनमेंट होता है, विलेज एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ पे रिवर हो गई, लैंडस्केप हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक दो कमरा है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है, फिर एक कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। एक अच्छी स्टोरी की क्या होती है कि भाई प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई भी स्टोरी उठा लो, बाहुबली ले लो या कुछ भी ले लो, कोई सी भी स्टोरी उठा लो, एक प्रॉब्लम होती है, फिर उस प्रॉब्लम के अराउंड जो है स्टोरी रिवॉल्व करती है, फिर लास्ट में वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। यही तो स्टोरी का स्केलेटन होता है, ठीक है। तो आपको जो स्टोरी लिखोगे आप, जब आप पिक्चर देखोगे तो उस पिक्चर के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि भैया क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते करते वे फॉरवर्ड आपको बताना है कि भैया उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया इस कैरेक्टर ने कि भैया ये बंदा डूब रहा है, अब इसने क्या किया कि मेरे पास क्या क्या हो सकता है, तो उसने देखा पास में भाई रस्सी पड़ी थी, तो उसने रस्सी को लाया, उस रस्सी को यहाँ पे फेंका, फिर रस्सी को फेंक के इसने इसके हाथ में दिया, फिर यहाँ पे खींच के उसे बचाया, ठीक है। तो इस तरह से आपको वे फॉरवर्ड करके सोल्यूशन देना है और फिर लास्ट में कंक्लूड करना है और फिर पॉजिटिव एंड देना है कि भैया लास्ट में फिर ये बंदा बच गया, फिर इन्होंने यहाँ से सीख ले ली कि भैया ऐसे किसी भी पानी के अंदर ऐसे डायरेक्टली नहीं कूद जाना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़, या फिर पानी के अंदर नदी के किनारे अगर आप चल रहे हो तो बिल्कुल संभल के चलना चाहिए, और यही सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक पॉजिटिव एंड में देके कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका एक वो होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि भैया मेरे को स्टोरी ऑब्जर्व करते टाइम क्या क्या चीज़ें हाथ में आपके दिमाग में होनी चाहिए और लिखते टाइम आपके क्या क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे देखो दोस्तों, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी, जो मैंने टेक्निक्स अप्लाई करके मैं स्क्रीनिंग हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो भी है वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें तो आप करोगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए, गुड राइटिंग स्पीड चाहिए, क्योंकि आपको लिखने के लिए 3 से 4 मिनट ही मिलते हैं, ठीक है, 3 से 4 मिनट आपको मिलते हैं। तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपको बेसिकली 10-12 लाइन जो है, 10-12 लाइन के अंदर आपको स्टोरी अपनी कंक्लूड करनी है। तो इसलिए आपको अच्छी राइटिंग चाहिए और अच्छा राइटिंग स्पीड चाहिए, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें आपको पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड के अंदर, लिखने को मिलता है 3 से 4 मिनट के अंदर, 3 मिनट ही मिलता है वैसे, ठीक है। तो ये जो 3 मिनट 30 सेकंड का जो गेम है, ये गेम हमारा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये हमारा एक ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो है हमारा टाइम प्रेशर, कि टाइम की बाउंडेशन है। टाइम की बाउंडेशन ना होती थी तो आप शायद बहुत परफेक्ट स्टोरी लिखते और बहुत अच्छे से आप जो ये कैरेक्टर्स हैं ये इंक्लूड करते अपनी स्टोरी के अंदर, बट क्योंकि हमारे पास टाइम की बाउंडेशन तो हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो टाइम की बाउंडेशन है तो इसे इसको हम कैसे ओवरऑल कर सकते हैं, इसे हम एक ही चीज़ से ओवरऑल कर सकते हैं कि टाइम के बाउंडेशन के अंदर ही आप इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। टाइमर लगा के जो पिक्चर होती है पीपीडीटी 30 सेकंड तक ही ऑब्जर्व करो, और उसके बाद 30 सेकंड के ऑब्जर्व करने के बाद अपने जो है 3 मिनट के अंदर उसे स्टोरी लिखने की कोशिश प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सही आएगा। मैंने भी ये 1 हफ्ते किया था और मैं बिल्कुल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई भी स्टोरी दे दो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया था कि कोई भी स्टोरी देखी मैं सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही तो अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा और फिर वो उसे वे फॉरवर्ड दूंगा और उसे फिर अपना सॉल्यूशन करके लास्ट में पॉजिटिव एंड दे दूँगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ऐड करने लग जाएगा, आपने 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। तो 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ सीखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या होता है, अब आपको इस तरह से ग्रुप में अंदर बिठा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होगा, नरेशन होगा कि एक एक बंदा अपनी जो स्टोरी है, उसने जो इंडिविजुअल स्टोरी लिखी थी उस पिक्चर को परसीव करके वो अपना नरेट करेगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। 60 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है वो अपना जो पिक्चर है उसे नरेट करेगा। अब नरेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और किन किन चीज़ों पे आपको काम करना है उसके ऊपर बात करते हैं। कि सबसे पहले तो देखो, आपको जब नरेट करोगे ना तो आपको फंबल नहीं होता है, तो इसलिए अभी आपके पास जो टाइम है उसमें आपको ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेनी है कि भैया जो भी मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ उसके बाद में खड़ा होकर बिना देखे बोलना होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे, ठीक है, आपका जो पेपर है वो साइड में रखा होता है, तो आपको बिना देखे जो आपकी स्टोरी है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपको याद है वो आपको बोलना होता है, ठीक है। तो आपको जो ये चीज़ आपको घर से ही प्रैक्टिस करके चलनी है और ये प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगी, क्योंकि मैंने जब करी है तो आप लोग भी कर ही सकते हो। तो जब खड़े हो के आप बोलोगे, वैसे यहाँ पे बैठे बैठे ही बोलना होता है, खड़े नहीं होना होता। तो आपको जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि मैं कहीं भी जगह फंबल ना करूँ, और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वगैरह ये सब जो अटकते हो आप, ये बैरियर्स जो होते हैं, ये ब्रिज जो होते हैं, इसे आपको अवॉइड करना है। क्योंकि आपको देखो कुल मिला के 1 ही मिनट मिलता है नरेट करने के लिए, और नरेशन जो है काफ़ी इंपैक्ट डालता है आपकी स्क्रीनिंग के ऊपर, ठीक है। तो नरेशन जो है अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है, और नरेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालता है वो आपका जीडी डालता है। अगर आपका ये दोनों स्ट्रांग हो गए ना, नरेशन और जीडी, तो आप वैसे भी स्क्रीन इन हो सकते हो, ठीक है। तो इसलिए भले ही आपकी स्टोरी कितनी भी बेकार हो, बट अगर आपने नरेशन और इसमें ग्रुप डिस्कशन में खासतौर से अच्छा परफॉर्म किया तो आप स्क्रीनिंग हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए ये जो 2 पॉइंट है इसके अंदर ध्यान देना कि सबसे पहले तो देखो आपको 1 ही मिनट है। अब 1 मिनट के अंदर नरेशन का जो है वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो 1 मिनट के अंदर आप अगर ये सारी चीज़ें करोगे, वगैरह करोगे, अटकोगे, फंबल करोगे, ठीक है, ये सब की जो ब्रिज है वगैरह ये सब की चीज़ें लोगे, ये इस टाइप के स्पीड ब्रेकर्स लोगे, तो कुछ सेकंड्स तो आपके वैसे ही ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अवॉइड करना कि भैया 1 मिनट के अंदर मैं इतना अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लूँ कि जब मैं
मैं खड़ा होकर 1 मिनट के अंदर बोलना स्टार्ट करूँ तो 1 मिनट के लिए मैं कोई भी ब्रिज या फिर कोई भी पॉज वगैरह ना लूँ, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आगा, अगेन मैंने बोला है, रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है और 1 हफ्ते के अंदर ये चीज़ दोबारा आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप स्टोरी बोलोगे वो आपकी स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। एक फ्लो होना चाहिए आपकी स्टोरी के अंदर कि पहले ये हुआ, फिर देन ये चीज़ हुई, फिर उन्होंने ये वाली चीज़ यहाँ से टीम बुलाई, फिर उन्होंने ये किया, फिर एक तरह से मतलब एक फ्लो होना चाहिए आपकी इंग्लिश में। और देखो ये जो 3 C's हैं, ये 3 C's पूरे हमारे SSB के अंदर अप्लाई करते हैं, खासतौर से स्क्रीनिंग के अंदर। कि देखो सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, नरेशन के अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस मैटर करता है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे देखो, जब मेरा जो पैरा SSB का एक्सपीरियंस था तो यहाँ पे मैंने देखा था कि जो बंदे थे, कोई 5 फुट, कोई 6 फुट का था, कोई 5 फुट 12 इंच का था, मतलब लंबे लंबे बंदे आ रखे हैं और यहाँ पे बैठे हैं। तो एक तरह से एक मन में प्रेजुडिस हो जाता है कि यार ये बंदे क्या तगड़े होंगे, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बट जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो किसी कोई मतलब किसी की हर किसी की कमियाँ कुछ ना कुछ दिख रही थी। मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कई बार। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इसलिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। क्योंकि मैं देखता था कि 6-6 फीट का बंदा है यार, और फिर वो बोल रहा है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, वो बंदा अटक रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो वो एक बैड इंपैक्ट डालता था, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको इस चीज़ से ये सीख लेनी है कि आपको जो अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसे हाई रखना है, ठीक है। तो 3 C's जो मैंने आपको बताया, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन, ये आपको अपने SSB के अंदर या अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले देखो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके नरेशन में। जब आप बैठे बैठे बोलोगे अपनी जो स्टोरी है उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट होना चाहिए, जो आपका चिन है वो अप होना चाहिए, और आपका आई कॉन्टैक्ट जो है, जब यहाँ से मान लो आप यहाँ पे बैठे हो तो जब आप नरेट करोगे तो इधर तो आपको देखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो बिग नो है। जब आप नरेट करोगे तो आपका जो आई है, जो आपका हेड मूवमेंट है, वो आप जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हेड है तो आपको पूरा इधर से उधर आपकी जो आर्क है ये मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है आप इधर से इधर मूव करो और अपनी पूरी नरेशन जो है समझाओ, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको आई कांटेक्ट करना है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको स्ट्रेट रखनी है बिल्कुल। चिन जो आपका जो हेड है वो आपका ऊपर रहना चाहिए, और पूरे ग्रुप के साथ आपको कन्वर्सेशन करनी है। एक तरह से पूरे ग्रुप को आपको ये स्टोरी बतानी है, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ आप उन्हीं से बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका नरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। उसका जो आगे बात करते हैं जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है। अब ग्रुप डिस्कशन के अंदर देखो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन, ये तीनों चीज़ें काम करेंगी हमारी। कॉन्फिडेंस काम करेगा ग्रुप डिस्कशन के अंदर, आपको कॉन्फिडेंट होना रहना है। उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत ज़्यादा काम करेंगी, और जो आपका कोऑपरेशन है ये तो वाइटल है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, मतलब इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद हमारा जो आखिरी स्टेज होती है वो हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है। मतलब जैसे ही आप यहाँ पे नरेशन आपका खत्म हुआ, वैसे ही आपका जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही यहाँ पे जो एसएसआर है वो बोल देता है, उसने पहले ही आपको गाइडलाइंस दे रखी होती है कि जैसे ही आप नरेशन यहाँ पे लास्ट का बंदे का खत्म होगा वैसे ही आपको ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर देना, और केवल 10 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके अंदर आपको जो है कॉमन स्टोरी बना देनी है, और 1 मिनट का टाइम मिलेगा उसमें आपको नरेट कर देना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है वो। जैसे ही ये लास्ट बंदा अपना नरेशन कंप्लीट करेगा वैसे ही तुरंत जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फायर मोड में आते हैं, अपना बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जेंटलमैन दिस, जेंटलमैन दिस, जेंटलमैन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो आ जाएगा एक स्टेज में। तो देखो ग्रुप डिस्कशन में आपको सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में ये बिठा के रखनी है कि ग्रुप डिस्कशन इज़ नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट इज़ अबाउट कोऑपरेशन। क्योंकि देखो जो नाम यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप डिस्कशन है। तो आपको कलेक्टिवली ग्रुप के बारे में सोचना है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, अपने इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना कि मैंने जो स्टोरी लिखी है मैं वही इंपोज करूँ, ये सारी चीज़ों के अंदर नहीं सोचना है। केवल आपको सोचना है कि जो ग्रुप है वो मेरा ग्रुप एक कॉमन स्टोरी कैसे बनाए, क्योंकि अल्टीमेटली और भी सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग हॉल्स के अंदर जो अपनी स्टोरी बना रहे हैं। तो ठीक है, तो कोई ग्रुप टास्क है ये, ना कि आपका इंडिविजुअल टास्क है, ठीक है। तो इसलिए आपको दिमाग में अंदर, मेरे दिमाग में अंदर यही था जब मैं SSB अपनी दे रहा था कि भैया ये ग्रुप टास्क है, तो मैं ग्रुप के बारे में सोचूंगा। अपनी इंडिविजुअल स्टोरी मेरी भले भाल में जाए, बट मैं ग्रुप के बारे में सोचूंगा और मैं मेक श्योर करूँगा जो मेरा ग्रुप है ये एक स्टोरी बना के कंक्लूड करे, ठीक है। तो ये मेरी एक माइंड में साइकी था कि ये चीज़ मेरे को करनी है, ये माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन। और जो अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो आपको याद रखना है कि दैट डू नॉट गेट नार्सिस्ट। नार्सिस्ट समझते हो आपकी सेल्फ लव, मतलब कि भाई जो मेरी स्टोरी है वही इंपोज हो और उसी के अराउंड जो ग्रुप की स्टोरी है वो बने। तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो मतलब बहुत बड़ा रेड फ्लैग है SSB में। तो आपको नार्सिस्ट बिल्कुल भी बनना, आपको कलेक्टिवली ग्रुप के बारे में सोचना है। ये सारी चीज़ तो हमने बात कर ली कि क्या नहीं करनी है, अब क्या करनी है हमें उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जब भी हमारा एक ग्रुप डिस्कशन होता है उसके अंदर एक माहौल होता है, एक वाइब होती है। अब उस वाइब के अकॉर्डिंग आपको मैच वो करना होता है, अपना दिमाग लगा के काम करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखा, मेरे ग्रुप डिस्कशन है, मेरे जो इमेज आई थी मेरे GD के अराउंड, तो वो ये थे कि एक 2 लेडीज़ थी, एक हॉस्पिटल टाइप का सीन था। तो उसमें मैंने देखा था कि जो लोग थे, जो मेरे ग्रुप के लोग थे, उसमें 3-4 जो लोग थे, 3-4 की स्टोरी जो है वो कोइंसाइड करी थी, ठीक है। एक ही साथ उनकी जो थीम थी वो कोइंसाइड करी थी। तो मैंने अपना क्या किया था, जो भी मैंने स्टोरी लिखी थी वो मैंने साइड में करा, और मैंने ये चीज़ बोली उन लोगों के चेस्ट नंबर पॉइंट करके कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ये वाली जो थीम है ये चूज़ करी है, और ये वाली थीम जो है काफ़ी एविडेंट है, तो मेरे को लगता है कि हमें मेजॉरिटी के साथ जाना चाहिए और ये वाली थीम के ऊपर हमें स्टोरी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है। तो ये वाली लाइन जब मैं जैसे ही मैंने बोली थी तो ग्रुप जो था
वो ग्रुप का कलेक्टिवली हाँ निकला था कि येस येस यू आर राइट ऐसे करके। तो आपका 2-3 बार ये कलेक्टिवली हाँ निकल गया ना, तो आपका जो काम है वो बन गया, ठीक है, आप स्क्रीनिंग हो जाओगे। तो ये जो चीज़ मैंने करी थी, तो इससे क्या हो गया था, मेरे को एक बहुत बड़ा एज मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मेरे साथ क्या कर गए थे, एग्री कर गए थे। तो हम लोग हैं जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टोरी थी, जो मेजॉरिटी लोगों ने स्टोरी का थीम डिसाइड किया था एक हॉस्पिटल का, ठीक है, तो हमने उसके अराउंड ही हमने स्टोरी बनाई थी। अब इसमें भी देखो कई सारे लोग जो हैं वो लड़ रहे थे कि भैया जो हमारे जो जेंडर होंगे वो दोनों फीमेल होंगे या फिर दोनों मेल होंगे, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं है। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन कर दिया था कि कोई बात नहीं, हम ऐसा ले सकते हैं कि भैया 1 मेल ले लें, हम 1 फीमेल ले लें, ठीक है। तो इस पर भी फिर दोनों सारे जो लोग थे वो एग्री कर गए थे कि येस येस यू आर राइट, वी कैन टेक 1 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, जब आपका जो ये चीज़ होगी, तो सबसे पहले देखो सेफेस्ट तरीका ये है कि अगर आपके ग्रुप, अगर आप लकी हो और मेजॉरिटी ऑफ लोगों की एक थीम है, जैसे 3-4 लोगों की एक थीम है, तो उसको आपको उनकी जो थीम है उन्हें प्रमोट कर देना है, उन्हें उनकी थीम में घुस जाओ आप कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो, आप ही की थीम पे बनाते हैं। उससे क्या होगा देखो कि 3-4 लाख जो लोग हैं जिनकी अगर थीम है, एक ही सिमिलर थीम है, वो लोग तो आपके साथ एग्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भैया उनकी तो थीम है, आप भी उनके साथ एग्री कर रहे हो, ठीक है। जो बाकी सारे लोग हैं भैया उन्हें भी दिख रहा है कि एक रीज़न है इसके पास एग्री करने का, ऐसे नहीं कि एवरी कर रहा है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो ग्रुप का है, वो उनके पास एक सिमिलर स्टोरी है, सिमिलर थीम पे स्टोरी है। तो ये बहुत स्टूपिड होगा कि वो हम मेजॉरिटी को छोड़ के अपनी खुद की एक थीम बनाए, उससे क्या होगा, एक फिश मार्केट क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। जो कलेक्टिव, अगर आपके ग्रुप लकी है जिसमें आपके पास थीम है, एक कलेक्टिव थीम है अच्छे खासे प्रोपोर्शन लोगों की, तो आपको उसके अंदर एडवोकेट करना है और उसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या है, जब भी आप इस टाइप के कन्फ्लिक्ट्स में फंसो कि भैया ये जेंडर क्या होंगे या फिर थीम क्या होगी या फिर कितने लोग होने चाहिए, तो उसमें आपको हमेशा फाइंड करना है अपने ग्रुप के अंदर, अपने स्टोरी के अंदर, कि आप एक मिडवे सॉल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। कि ठीक है भैया, क्योंकि कुछ लेफ्ट साइड के लोग कुछ कह रहे होंगे, राइट साइड के लोग कुछ कह रहे होंगे, ठीक है। तो आपको फॉलो करना है मिडवे पार, ठीक है भैया, ना ये करते हैं ना वो करते हैं, हम थोड़ा या ये कर लेते हैं कि थोड़ा कुछ मेल ले लेते हैं, कुछ फीमेल ले लेते हैं, या फिर हम जो ये जो चीज़ है इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है ये इतने ले लेते हैं, ठीक है। ना तो 10 लेते हैं ना 12 लेते हैं, हम 6 ले लेते हैं, इस टाइप की जो चीज़ है, मतलब एक मिडवे सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो जब मिडवे सॉल्यूशन जब आप जो रखोगे, तो उसमें जो है लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग एग्री कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और जो मैंने लिखा था एग्री विद द मेजॉरिटी, कि मेजॉरिटी को आपको अपोज नहीं कर देना कि बिल्कुल नहीं मेरी जो स्टोरी है वही चलेगी। अगर मेजॉरिटी कह रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, केवल 10 मिनट है आपके पास, उसके अंदर आपको स्टोरी बना के लिखनी है। तो यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन देखो, जो चीज़ है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी देख रहा है, वो आपका क्या देख रहा है बेसिकली, ग्रुप के अंदर क्या देखा जाता है, आपका कोऑपरेशन देखा जाता है, ना कि कंपटीशन, ठीक है। क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम तो है नहीं, कंपटीटिव एग्जाम देखे तो आप ऑलरेडी एसएसबी के अंदर आए हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट कोऑपरेशन, कि आप कैसे टीम के अंदर काम करते हो, कैसे कोऑपरेट करते हो। आप बिल्कुल ही फेडअप तो नहीं हो जाते, आप बिल्कुल गुस्सा तो नहीं जाते कोई आपके पॉइंट काट रहा है तो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको जो काम करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिडवे सॉल्यूशन की तरफ लगना है आपको। कोई भी चीज़ आया आपके पास, उसका एक मिडवे सॉल्यूशन निकाल के वो चीज़ आपको ग्रुप के अंदर रखनी है, ठीक है, कि भैया चलो ये कर लेते हैं ना, आपका ना हमारा ये चीज़ कर लेते हैं, और जो मेजॉरिटी है उसके साथ आपको जाना है, ठीक है। और जो कोर एरियाज है, देखो आप स्टोरी बनाते वक्त ना कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि बहुत ही स्टूपिड चीज़ों पे आर्ग्यू करते हैं कि भैया जैसे नेम ऑफ द कैरेक्टर क्या होगा, राम होगा या श्याम होगा, ठीक है। इन सारी स्टूपिड चीज़ों पे वो करते हैं, क्या बोलते हैं, डिबेट करने लग जाते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अपनी जो ओपिनियन है वो रख सकते हो कि भैया ठीक है जेंटलमैन, दैट वी कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स लेटर ऑन, बट फर्स्ट वी कैन फोकस ऑन फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन दी मेन स्केलेटन ऑफ द स्टोरी, मेन द थीम ऑफ द स्टोरी, कि जैसे हम थीम वाली स्टोरी क्या है, एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें होंगी तो आप कुछ भी रख लो, नाम वाम तो कुछ भी चीज़ है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना जब भी आप उसके अंदर पिच करोगे स्टोरी। अब देखो कई लोग का ये डाउट रहता है कि भैया कई बार हमारा क्या होता है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, जीडी के अंदर हमारा फिश मार्केट बनता है, ठीक है। तो फिश मार्केट देखो बनता क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कंपटीशन नहीं है, आपको कोऑपरेशन दिखाना है। तो फिश मार्केट हमारा क्यों बनता है, क्योंकि पीपल गेट अटैच टू देयर इंडिविजुअल स्टोरी एंड वांट टू इम्पोज देयर नैरेटिव। तो इसीलिए तो बनता है फिश मार्केट कि भैया मैंने स्टोरी लिखी है, अब मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे अराउंड ही रिवॉल्व हो। अब ये क्यों होता है, थैंक्स टू द कोचिंग सेंटर, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स का कई सारे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी कोचिंग सेंटर करी है, उनका ये कहना था कि भैया वो लोग ये बताते हैं कि अगर आप अपनी स्टोरी को गिव अवे कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एक सबमिसिव नेचर दिखता है, सबमिसिव नेचर दिखता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप जो अपना जो पॉइंट है वो आप एक ग्रुप के अंदर पुट नहीं कर पा रहे हो और लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। तो भैया ये बिल्कुल ही ख़राब आर्गूमेंट है, इसमें बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था और मेरे साथ तो जो मैंने चीज़ आपको बताई है यही चीज़ वर्क करी थी। तो मेरा पहला एसएसबी था, मैं पहले एसएसबी के अंदर ही स्क्रीन इन हुआ हूँ। और जो मेरे साथ के लोग थे, हम जब स्क्रीन हो गए थे, जब हम एक साथ रूम में बैठे थे, हम लोगों ने भी इसी चीज़ पे चर्चा करी थी कि भैया ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ना कि भैया जो मेरी इंडिविजुअल स्टोरी है मैं इसी पे करता हूँ, वरना लोग सोचेंगे कि मैं सबमिसिव हूँ। ये बिल्कुल नहीं है भैया, ग्रुप टास्क है। ग्रुप टास्क में आपका ऑफिसर जो है पहले ही आपको बता देता है कि आपको एक कॉमन स्टोरी की तरफ काम करना है। एक कॉमन आपका ग्रुप टास्क है, आर्मी का ग्रुप टास्क है, समझ लो, ठीक है। तो कॉमन स्टोरी काम करना है आपको, अल्टीमेटली ग्रुप के बारे में सोचना है, कलेक्टिवली ग्रुप के बारे में सोचना है, अपनी इंडिविजुअल चीज़ भूल जाओ,
ठीक है। तो इसलिए जो है फिश मार्केट बनता है। तो इसलिए आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि अपनी इंडिविजुअल स्टोरी पे बहुत ज़्यादा मतलब वो मत हो जाना कि नहीं यार मेरी स्टोरी तो आई नहीं है, ठीक है। अगर आपकी स्टोरी, आपकी जो ग्रुप है वो आपकी तरफ आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, आप जो इंडिविजुअल स्टोरी है वो आप अपना करो, आप उसके ऊपर स्टोरी बनाओ, उसके अराउंड स्टोरी बनाओ, ठीक है। लेकिन इम्पोज मत करो, कोई भी चीज़ आपको इम्पोज नहीं करनी है, ठीक है। तो डोंट बी दैट गाय। इसलिए जो है फिश मार्केट बनता है। अगर फिश मार्केट बनता है तो लोग जो है ऐसे ही आपस में चिल्लाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, कोई किधर से ओपिनियन दे रहा है, कोई किधर से ओपिनियन दे रहा है, बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन देखो फिश मार्केट में भी एक आपको एज ये मिलता है कि सारे ही लोग जो हैं एक रेल के अंदर सवार हो गए हैं, जिसमें वो अपनी इंडिविजुअल स्टोरी जो है वो एडवोकेट करे जा रहे हैं। तो आप जो है वहाँ पे स्टैंड आउट करने का आपको अच्छा खासा मौका मिलता है। तो जैसे ही आपका पॉज आए या फिर जैसे आपको थोड़ा बहुत बोलने का मौका मिले तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि जेंटलमैन, लेट अस नॉट गेट इंडल्ज इन आवर ओन स्टोरी एंड लेट अस फोकस ऑन आवर ग्रुप टास्क, अ कलेक्टिव स्टोरी, लेट अस ट्राई टू मेक अ कलेक्टिव स्टोरी। तो इस टाइप की चीज़ें आप बोलोगे तो जो आईओ है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, वो भी देखता है कि हाँ चलो इस सारे अंधे में से एक कांडा राजा तो हमें मिला ही है, ठीक है। तो आपके चांसेस फिर भी होते हैं कि आप जो है वो सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए आपको जो फिश मार्केट वाली जो ट्रेन है इसके अंदर सवार नहीं होना है, ठीक है। अब देखो साइना क्वा नन क्या है। साइना क्वा नन मतलब कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट आपका क्या है। इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि आपको सारी चीज़ें करनी है। तो मैंने जो बेसिक इंग्रेडिएंट है जो आपके हाथ में है वो सारी चीज़ें क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले OAR के लिए जो रीजनिंग एबिलिटी है वो आपके हाथ में है, उसे आप बिल्कुल तैयार कर लो 100%, उसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रैक्टिस कर लो। स्टोरी फॉर्मेशन एंड राइटिंग स्पीड की आपकी जो ये प्रैक्टिस है कि जब आपने कोई भी इमेज देखी और तुरंत आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरी आई और आपने लिखना स्टार्ट करा, और जो राइटिंग स्पीड है आपने 1 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर वो कंक्लूड कर दिया। तो इस पर भी आप काम कर सकते हो, ये भी आपके हाथ में, तो इस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। स्पीकिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल। तो स्पीकिंग स्किल के ऊपर आपको काम करनी है, खासतौर से कम्युनिकेशन स्किल की जो बोलने की शैली है इसमें आपको जो है पॉजेज ना आए, ठीक है, आप अटको ना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो आपको जो है इस पर भी काम करना है। अब ये कैसे होगा, जो टेलीग्राम है, ठीक है, अब टेलीग्राम के अंदर काफ़ी सारे SSB के ग्रुप हैं, उसके अंदर आप जा सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर गूगल मीट पे सेशंस होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, किसी को पैसे मत देना, फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह होते हैं। तो उस पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। GDs वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे करा था। नरेशन की प्रैक्टिस करते हैं, स्टोरी मेकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। या फिर अगर आपका खुद का कोई ग्रुप है, खुद के दोस्त हो आप जो प्रिपेयर कर रहे हो साथ में, तो आप खुद का भी जो है वो व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पर भी प्रैक्टिस करके ये चीज़ कर सकते हो। और अगेन जो मैंने बताया था फ्लुएंट इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। तो इंग्लिश पे तो आपको बिल्कुल 100% कमांड होनी चाहिए इसके अंदर, SSB के अंदर, क्योंकि इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ठीक है, तो ये जो है आपका जो चीज़ें हैं, ये जो मैं लिखी है ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो इन पे आपको बिल्कुल ही ध्यान देना है। और इस तरह से आपको दोस्तों जो है अपनी जो स्क्रीनिंग है इसके अंदर आपको अप्रोच होनी चाहिए। अब जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं वो सारी मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताई है, जो मेरे लिए काम करी थी और मैं स्क्रीनिंग हुआ था 1AFSB देहरादून से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अप्रोच रखनी चाहिए। अगर तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है अपनी आने वाले SSB के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने केवल स्टेज 1 के बारे में बात करा है, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम स्टेज 2 की सारे चीज़ें बात करेंगे कि स्टेज 2 के अंदर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और फिर उसमें भी अगर जो हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे पास रिक्विजिट स्किल्स होनी चाहिए स्टेज 2 के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपके GK के पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, आर्मी की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।